आज की कहानी एक ऐसी हाई स्कूल लड़की से ताल्लुक रखती है जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, सभी चीजों से काफी फ्रस्ट्रेट रहती और इन सब का जिम्मेदार वो अपने पेरेंट्स को मानती है। मगर फिर एक रोज उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सच था या एक सपना बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये घटना उसे पूरी तरह से बदल देता है। इस कड़ी में न केवल उसे सच्चे प्यार का एहसास हुआ, बल्कि जिंदगी के हसीन लम्हों में कितना कुछ खास है ये भी बखूबी मालूम पड़ा और देखते ही देखते उसके जीने का नजरिया बदल जाता है। अब ये कमाल कैसे हुआ और वाकई प्यार में इतना दम होता है, इसके लिए कहानी आपको पूरी सुननी पड़ेगी। तो मूवीज ट्राइब आज सुनाने जा रही है 2021 की जापानीज मूवी टिल वी मीट अगेन ऑन द लिली हिल, डायरेक्टर योची बरीता, IMDb 6.6। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवीज ट्राइब को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियाँ लाती रहूं, कहानियाँ सुनाती रहूं। चलिए फिर सुना जाए। कहानी की शुरुआत हाई स्कूल स्टूडेंट यूरी से हुई, जो काफी परेशान लग रही है। वो अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं है और शायद इसकी वजह उसकी गरीबी है, जिसके कारण वो ना तो किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ सकती है और ना ही अपनी जिंदगी को अपने तौर तरीके से जी सकती है। रोजाना की तरह आज भी गुमसुम वो घर पर आकर शांति से लेट गई और टीवी देखने लगी, जहाँ 14 जून आज के दिन जापान के युद्ध की समाप्ति का 78वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। अब टीवी बंद कर यूरी अपने पिता की कमी महसूस करती है। इतने में उसकी माँ काम से घर आ गई। अपनी बेटी को ऐसे देख माँ उसका मन बहलाने की कोशिश करती है, उसे दिलासा देती है कि किसी न किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका भी दाखिला हो जाएगा। लेकिन यूरी ये बात अच्छे से जानती है कि बिना पैसे के वो आगे नहीं पढ़ सकती। उसे लगता है आज उसके इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ उसके पापा है, जो किसी बच्ची की जान बचाने के चक्कर में खुद की जान गवा बैठे और हम माँ बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अकेले छोड़ गए। इस हालत में उसके बाबा ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर वो किसी की जान बचाने से पहले बेटी और बीवी के बारे में सोचते तो कभी ये कदम नहीं उठाते। गुस्से में यूरी अपने बाबा को और भी बहुत बुरा भला कहने लगी। बातें जब बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इसके बाद रोते हुए गुस्से में यूरी घर छोड़कर भरी बरसात में बाहर निकल गई। चलते चलते वो एक पहाड़ के कोने पर मौजूद बने गुफा के घर में जा पहुंची। अंदर काफी टूटे फूटे सामान मौजूद है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वहां पहले रह चुका है। उसने वही रात बिताने का फैसला किया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो नजारा कुछ और होता है। जी हाँ, रात में जिस शहर के रास्ते, गली और पहाड़ों को छोड़कर वो निकली थी, न जाने कैसे गांव के एक हरे भरे मैदान में परिवर्तित हो गया था। भूख के मारे सुबह से छटपटा रही यूरी गांव के कोने कोने में लड़खड़ाते हुए घूमने लगी। उसके शरीर में कोई जान ही नहीं बची है और वो ये सब नजारा देखकर काफी हैरान भी है। तभी एक मिलिट्री जवान उसके नजदीक आया। उसकी ऐसी हालत देख वो उसे एक सुकून की जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पहले वो उसके बुखार से तप रहे शरीर पर ठंडे पानी की पट्टी रखता है और फिर उसे पानी पीने को दिया। उसके बाद वो उसे आंटी सुरु के रसोई घर में ले आया, जहां आंटी सुरु उस मिलिट्री जवान को मिस्टर साकुमा कहकर अभिवादन करती है। मालूम पड़ रहा है कि ये शख्स देश के बहुत ही सम्मानित पद पर मौजूद जवान है। सुरु आंटी ने यूरी को कुछ खाने को देने के बाद उससे उसका नाम पूछा। तभी यूरी की नजर नजदीकी मौजूद अखबार पर पड़ती है, जो 2023 की नहीं बल्कि जून की 14 तारीख साल 1945 की पुरानी खबरों से भरा हुआ है। लेकिन यूरी को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा जरूर इस रसोई घर में पुराने अखबार रखे होंगे। लेकिन जब सुरु आंटी ने उसे बताया कि ये आज का अखबार है, तब वो अचानक से दंग हो गई और तुरंत वहाँ से निकलकर बाहर का माहौल देखने लगी, जो कि वाकई में 1945 का दौर था। यानी ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। यूरी वर्तमान समय से सीधा 1945 के दौर में आ चुकी थी। अब वो ना इधर देख ना उधर फिर से उसी गुफा की तरफ भागी जहाँ उसने पिछली रात बिताई थी। वहाँ की दीवारों को यूरी जोर जोर से खटखटाने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और थक हार कर वापस आंटी सुरु के पास चली आई। वहाँ उसे पहनने के लिए नए कपड़ों के साथ साथ आंटी सुरु के रसोई घर में काम करने के लिए जगह भी दे दी गई, ताकि वो आंटी सुरु के साथ यही रहकर उनका हाथ बटा सके। रात में उसने यूरी को एक मिठाई का छोटा डिब्बा देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए साकुमा ने भेजा है, तुम वाकई में बहुत किस्मत वाली हो। ये मिठाई सिर्फ कुछ चुनिंदा आर्मी फोर्सेस को ही मिलती है। यूरी ने डिब्बा को खोलकर उसमें से एक मिठाई चखी। वाकई में मिठाई कमाल की है। अगली सुबह जब सुरु आंटी उसे उठा रही होती है, पहले तो यूरी को लगा कि माँ है जो उसे स्कूल जाने के लिए बार बार परेशान कर रही है,
पर नींद से बाहर आते ही उसे समझ आया कि वो तो अपनी माँ से काफी दूर है, इतनी दूर कि यहाँ से वापस जाने का रास्ता ना तो उसे किसी गूगल मैप में मिलने वाला है और ना ही सैटेलाइट से। बेचारी यूरी चुपचाप उठकर रसोई घर के काम पर लग गई, जहाँ सिर्फ मिलिट्री के जवान ही आया करते हैं, जिन्हें सुरु आंटी बड़े प्यार से खाना खिलाया करती। हालांकि युद्ध की वजह से उनके पास बनाने के लिए कुछ खास रसायन तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उनके पास होता है उसमें वो देश के नौजवानों की सेवा करने से बिल्कुल भी नहीं कतराती। यह उनके लिए किसी देशभक्ति से कम थोड़ी ना है। यूरी दिन भर मन लगाकर वहाँ काम करती है, जिससे खुश होकर सुरु आंटी ने न केवल उसकी तारीफ करती बल्कि उसे खाने को भी देती है। उस तंगी के दौर में किसी के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाना ही बहुत बड़ी बात थी। अब वहाँ छियो नाम की एक लड़की आई जो रसोई घर के लिए अक्सर सब्जियाँ या फिर मांस मछली ले आया करती है। आज भी वो कुछ लेकर आई है, जिसे देखकर सुरु आंटी काफी खुश हो गई। वो उसे उसके बदले जब पैसे देने लगी तो छियो बोली, नहीं नहीं, बाबा ने कहा है कि ये सैनिकों के लिए है। सुरु आंटी ने उसका और उसके पिता का शुक्रिया अदा किया और फिर छियो भी आंटी की मदद करने में जुट गई। दरअसल छियो गांव के उन महिला विद्यार्थियों में से एक है जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखने वाले फौजियों के बेस कैंप की साफ सफाई के साथ साथ उनका ख्याल रखने में मदद करती है। कुछ समय बाद वहाँ खाना खाने के लिए साकुमा और उसके साथी आ पहुंचे। यूरी को वहाँ देखकर वो एकदम से चौंक उठा, क्योंकि यूरी उस वक्त वहाँ से भाग गई थी। थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद वो बोला, मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। यूरी ने भी साकुमा को एक बार फिर से धन्यवाद दिया और कल ऐसे अचानक से भाग जाने के लिए माफी भी मांगी। अब सुरु आंटी वहाँ सभी से यूरी को मिलवाती है। इशिमारू नाम का एक फौजी यूरी को अपना परिचय देता है। मेरी उम्र साकुमा जितनी 21 साल ही है और मुझे गाने का बहुत शौक है। इससे पहले कि वो अपनी बेसुरी आवाज से सबको रुलाता, एक और उसका दोस्त उठकर उसे चुप कराते हुए खुद का परिचय इतिकुरा बताता है। वहीं बगल में एक और टीम के सबसे सीनियर मेंबर काटो से भी यूरी रूबरू हुई, जो एक कराटे ग्रैंड मास्टर है। ऐसे ही एक एक कर सभी अपना परिचय देते हैं और फिर साकुमा की बारी आई, जो वसीदा से ताल्लुक रखता है और उसे फिलॉसफी बहुत पसंद है। अब यूरी सभी को चाय दे रही है। जब वो साकुमा के पास आई तो उसने उसे बीती रात मिले उन मिठाइयों के लिए धन्यवाद कहा। उसे लगा कि शायद साकुमा के लिए वो काफी खास है, इसलिए उसने ये गिफ्ट किया। लेकिन उसका यह वहम वही टूट गया जब वहाँ मौजूद दूसरे जवान भी अपनी अपनी जेब से वही मिठाइयों के डिब्बे को निकालकर छियो और अन्य वॉलंटियर्स लड़कियों के लिए प्लेट पर रखते हैं। यूरी ने पूछा, उन्हें ये सब कहाँ से मिलता है? साकुमा कहता है, यह हमें आर्मी देती है। तभी काटो बेहद कड़क मिजाज में कहने लगा, हम एक कामिकाजे यानी सुसाइडल पायलट है। दरअसल कामिकाजे पायलट एक तरह के सुसाइडल पायलट होते हैं जो कि बीच जंग में जाकर दुश्मनों के टारगेटेड एरिया पर अपनी मनमर्जी, अपनी खुदकुशी से खुद को प्लेन में रखे बॉम्ब से उड़ा देते हैं। इसीलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। यूरी उन लोगों की बातें सुनकर थोड़ा सहम सी गई। शायद साकुमा ने उसके इस एहसास को भांप लिया है और वो ये भी जानता है कि यूरी काफी बुरे दौर से गुजर रही है। इसीलिए यूरी का मन बहलाने के लिए वो उसे अपने साथ गांव से थोड़ी दूर एक पर्वत की चोटी पर मौजूद खूबसूरत लिली के फूलों के बागीचे दिखाने ले गया, जिन्हें देखते ही यूरी का मन बहुत खुश हो गया। उस जगह की सुंदरता और फूलों की सुगंध, वाकई उसने ऐसी मनमोहक जगह के बारे में जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। फिर साकुमा ने उससे उसकी उम्र पूछी। मेरी उम्र अभी 18 साल है। 18 सुनकर साकुमा को अपनी कजन नामी का ख्याल आ गया, जिसके साथ वो बचपन के दिनों में गांव में खेला करता था। कितने ही हसीन दिन हुआ करते थे वो। उनका गांव पहाड़ की सबसे ऊपर की चोटी पर था, जहां बर्फ पड़ना आम सी बात थी, लेकिन वहां गए अब उसे काफी साल हो चुके हैं। फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे अकीरा कहकर पुकार सकती हो? दरअसल यही मेरा असली नाम है। हालांकि ये सुनकर इशिमारू तुम पर गुस्सा हो सकता है, क्योंकि हम दोनों बेहद अच्छे दोस्त हैं, जबकि हमें मिले सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं। लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा है जैसा कि हम एक दूसरे को जन्मों से जानते हो। यूरी बोली, इसका मतलब है कि तुम लोग उसी स्पेशल फोर्स का हिस्सा हो जिनका काम दुश्मनों के ऊपर बम गिराना है। आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ, बस सिर्फ लोगों के परिवार उजड़े हैं। क्या ये गलत नहीं है? अकीरा उसकी इस मासूमियत पर दंग रह जाता है और बोला, तुम भी नामी की तरह बेबाक बोलती हो। पर मैं नामी नहीं हूँ, और उदास मन से वो वहाँ से चली गई। यूरी घर आकर खुद से अनेकों सवाल कर रही है। क्योंकि वो भविष्य से आई है, इसीलिए उसे पता था कि जापान हार जाएगा। वो उन्हें रोकना चाहती है, मगर जाकर भी ऐसा नहीं कर पा रही। उसकी अगली सुबह सुरु आंटी के पास एक सैनिक आया और उन्हें कुछ खत सौंपे जो खुफिया होते हैं।
कुछ सैनिकों के परिवार वालों के लिए होते हैं तो वही कुछ खुफिया जानकारियों से भरे होते हैं। आमतौर पर वो उन्हें खुद ही पोस्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये काम सुरु आंटी उनके लिए किया करती। अब वो खतों को तुरंत एक बैग में डालकर नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाने के लिए निकल गई। छियो भी अब वहाँ आ चुकी है। यूरी के साथ मिलकर दोनों रसोई घर की साफ सफाई में लग गए। बातों बातों में पता चला कि वहाँ रंग बिरंगे अंदरूनी कपड़े पहनना बुरा माना जाता है, इसलिए छियो उसे छुपा कर रखती है। फिर छियो ने उसमें अपने हाथों से बनाया एक फूल की कारीगरी दिखाई, जिसे देखकर यूरी भी अचंभित होकर पूछी, क्या तुमने बनाया है? तुमने इसे इशिमारू को दिखाया? छियो बोली, हाँ, और उसे मैं इसमें बेहद पसंद आई। और फिर दोनों हंसी मजाक करने लगी। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि छियो इशिमारू को पसंद करती है। इतने में अकीरा उसके साथी लंच करने वहाँ पहुँचे और छियो वहाँ से चली गई। इशिमारू को देखकर यूरी सीधे उसके पास आकर बोली, छियो आपको पसंद करती है तो आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए उसे अगला जन्म लेना पड़ेगा और मेरे अजीज दोस्त साकुमा की तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी दिमाग से बच्ची जो ठहरी। सभी उसका जवाब सुनकर हंसने लगे। इसी के साथ सुरु आंटी भी वहाँ पहुँच गई, मगर आज खाने में कुछ अच्छा नहीं बना है। गांव के साथ साथ आंटी के रसोई घर की भी हालत बहुत खराब है, मगर फिर भी वो उन लोगों को कभी भी अपने चौखट से खाली पेट नहीं जाने देती, क्योंकि वो उनके लिए भगवान समान है, जो देश की रक्षा में अपनी जान लुटाने को तैयार बैठे हैं। सुरु आंटी भी जानती है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग यहाँ पर कुछ दिन या फिर महीने ही रहेंगे। आगे उनके नसीब में खाना होगा भी या नहीं, ये भी नहीं वो जानती। इसीलिए वो उनकी सेवा करने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती। उन्हीं में से एक जवान टेरियोका अपनी जन्मी बेटी की तस्वीर दिखाता है। यूरी भी उसे बधाइयाँ देती है। टेरियोका खुश तो है, पर साथ ही वो उदास भी है, क्योंकि कई महीनों से वो उनसे नहीं मिला और ना जाने अब जिंदगी में वो वक्त कब आएगा। यूरी ने पूछा, क्या बिना उनसे मिले ही जंग के लिए निकल जाएंगे? टेरियोका बोला, हाँ, बल्कि मुझे फक्र है कि मैं स्पेशल फोर्स का हिस्सा हूँ। मैं अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से और साथ ही अपने बीवी और बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ। परंतु यूरी की नज़र में यह सरासर गलत है। उसके मुताबिक जो लोग उन्हें युद्ध के लिए ऑर्डर दे रहे हैं वो अधिकारी गलत है, और आप जैसे लोग जो उनकी बातें सुन रहे हैं वो भी गलत है। काटो ये सुनकर ही गुस्से में तिलमिला उठा। अपना मुंह बंद रखो जब तुम्हें कुछ नहीं पता है। फिर अकीरा उसे बोलने लगा, हम यहाँ किसी का ऑर्डर मानने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी मर्जी से अपने देश की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है जिसे हम अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से निभाएंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। यूरी ने दोबारा कहा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, तुम शायद यहाँ जबरदस्ती लाए गए हो। अब काटो गुस्से से आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ, हम लोग डरपोक नहीं है। इतने में गरम गरम खाना लेकर सुरु आंटी वहाँ आ पहुंची और सभी गुस्सा गुस्सी छोड़कर खाने में लग गए। सबके जाने के बाद यूरी सुरु आंटी के कामों में हाथ बटाने लगी। आज आंटी उसे एक और जगह ले आई, जो कि उसकी बेटी और नाती की समाधि होती है, जिनकी मौत युद्ध के दौरान एक एयर स्ट्राइक में हो गई थी। आज ही वो दिन था, इसलिए आंटी उन्हें श्रद्धांजलि देने आई है। किसी बूढ़ी माँ के सामने उसकी बेटी की लाश देखना वाकई बेहद दयनीय होगा। तभी वहाँ यूरी की नज़र किनारे बैठी एक बच्ची पर पड़ी, जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में होती है। यूरी उसके पास जाकर उसे कुछ खाने को देती है। उसे अपनी हालत याद आ गई। आज से कुछ दिन पहले उसका भी यही हाल था। उस बच्ची के माँ बाबा के बारे में पूछने पर, मेरे बाबा तो पहले ही जंग में शहीद हो चुके हैं और कुछ दिनों पहले ही यहाँ दुश्मनों ने हवाई हमला किया, जिसकी वजह से हमारे घर में आग लग गई और माँ भी उसी में चल बसी। उस बेचारी बच्चे के ना तो पिता रहे और ना ही माँ। ये सुनकर यूरी भावुक हो उठी और उसे समझाती है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जापान ये युद्ध हार जाएगा, लेकिन फिर भी एक बेहतर देश बनकर उभरेगा। तभी पीछे खड़े सेना जनरल ने उसकी बातें सुन ली। वो चिल्लाकर यूरी से पूछता है, क्या कहा तुमने? जापान हार जाएगा? तुम अपने ही देश के खिलाफ बोल रही हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यूरी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। यहाँ जनरल आग से बबूला होता जा रहा है, उसे मारता है, मगर यूरी अपनी बात से मुकर ही नहीं रही। उल्टा जनरल से सवाल करती है कि आखिर जंग का क्या मतलब है? बच्चे भूखे मर रहे हैं, जवान घर परिवार छोड़कर देश के नाम पर अपनी जानें दे रहे हैं और उनके परिवार वाले रोजाना घर के इकलौते चिराग को खो रहे हैं। आप ही बताएं, क्या हासिल हुआ अभी तक युद्ध से? जनरल उसकी जान लेने पर उतारू हो गया कि तभी वहाँ पर अकीरा आ गया और जनरल को रोकने की कोशिश पर उसे भी गद्दार कहने लगा।
अब वो अपनी तलवार निकालकर उस पर वार करने ही वाला होता है कि वहाँ मौजूद सुरु आंटी ने उसे ऐसे करने से रोक लिया। यह स्पेशल यूनिट का सदस्य है जो हम सब के लिए भगवान है, क्या अब भगवान को मारेंगे? वहाँ मौजूद लोग भी जोर जोर से हल्ला करने लगे और जनरल को खाली हाथ वहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद अकीरा यूरी को एक आइसक्रीम पार्लर लेकर आया, लेकिन यहाँ की आइसक्रीम आज की तरह अलग अलग फ्लेवर्ड आइसक्रीम की तरह नहीं। वहाँ पुराने जमाने में जैसे बर्फ के गोले पर शुगर सिरप डालकर मिलाया करते थे, जिसे काला खट्टा गोला कहते हैं। पहले तो यूरी थोड़ा सा खाने से हिचकिचाई, लेकिन फिर चखने के बाद उसने कहा, ये तो वाकई में बहुत लाजवाब है और इसका स्वाद तो खुशी का स्वाद लग रहा है। अकीरा से भी पूछने पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल खुशी के स्वाद जैसा। और फिर दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और हल्के मुस्कुराहट के साथ दोनों वापस घर आ गए। अगली सुबह रसोई घर पर कुछ सैनिक आए हैं जो कि काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि जापान के आधे से ज्यादा शहर को अभी तक तबाह कर दिया गया है। उन सभी को अपनी मौत का मंजर सामने नजर आ रहा है। तभी उनमें से एक जवान कहता है, क्या तुम स्पेशल यूनिट के काटो को जानते हो, जिसके पिता एक भगौड़ा है जो जंग के मैदान से फिलीपींस से ताइवान की तरफ भाग गया बिना किसी की इजाजत के? दूसरा सैनिक बोला, क्योंकि वो मानसिक तौर पर थोड़े से बीमार थे, मगर हकीकत में जापानी सेना को उसके चलते काफी कुछ सहना पड़ा था। अब यहाँ सुरु आंटी यूरी को ठंडी के कुछ नए कपड़े नजदीकी गांव में ले जाकर देने को कहती है, ताकि उसके बदले उसे चावल मिल सके, जिससे कि वो जवानों का पेट भर सके। लेकिन यूरी उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन सुरु आंटी के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद यूरी कपड़ों को लेकर नजदीकी गांव की तरफ जाने लगी। रास्ते भर खुद को यही समझा रही थी कि अब कुछ ही दिनों में जंग खत्म होने वाली है, बस थोड़ा सा और इंतजार। तभी उसकी नजर आसमान में आते दुश्मन देश के जेट प्लेन्स पर पड़ी, जिसे देखते ही लोगों के बीच हड़कंप मच गई और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस अफरा तफरी में जो भी कीमती चीजें हाथ लग रही है वही लेकर लोग भाग रहे हैं। वही दुश्मनों ने बम के गोले छोड़कर पूरे शहर को आग में झोंक दिया। हर कोई नदी की तरफ भाग रहा है। तभी यूरी सुरु आंटी का ख्याल कर उन्हें ढूंढने वापस पहुंची, मगर वो उन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रही। और तभी घर की छत उसके पैरों पर आ गिरी। भारी होने के कारण वो वहां से निकल नहीं पा रही, रो रही है, मदद को पुकार रही है और अपनी माँ को याद कर रही है। तभी कोई उसका नाम पुकारता हुआ आया, जो कि और कोई नहीं अकीरा होता है। जल्दी जल्दी वो उसे वहां से अपनी पीठ पर बिठाकर गांव के बाहर ले आया। उस रास्ते में यूरी को जो मंजर दिखाई देता है वो वाकई में काफी दिल दहला देने वाली थी। चारों तरफ हजारों लाखों लोगों की लाशों में से उसे उस बच्चे की लाश नजर आई, जिसके माँ बाबा की जान का दोषी भी यही जंग थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने अकीरा को रुकने को कहा, जहाँ अकीरा ने उससे पूछा, जब सभी लोग नदी के किनारे जा रहे थे तो आखिर तुम वापस गाँव क्यों आई? मैं आंटी सुरु को अपने साथ ले जाने आई थी। इतना कहकर वो वापस उनके पास वहीं जाने लगी। तभी अकीरा उसका हाथ पकड़कर समझाते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था? यूरी बोली, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए बेहद जरूरी इंसान हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी। अब यहाँ रात में अकीरा को बेस कैंप में नींद नहीं आ रही। बाहर निकलकर देखा तो उसका साथी इताकुरा अपने होने वाली पत्नी को याद कर काफी परेशान है। अकीरा के पूछने पर कि वो इतना परेशान क्यों है, इताकुरा बोला, वो मुझसे दूर है, आज हम यहाँ हैं, पता नहीं कल कहाँ होंगे। ऐसे में अपनी जान से ज्यादा तो अपनों की जान की फिक्र हो रही है। क्या तुम कभी यूरी को मरते देख सकोगे? अकीरा ने कहा, मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता, वो बस मेरी बहन जैसी है और कुछ नहीं। अगले रोज सभी एक बार फिर रसोई घर पर खाना खाने को आए। यूरी को वहाँ अकीरा नहीं दिख रहा। वो डर गई कि कहीं वो बिना बताए ही तो जंग में नहीं चला गया, और जैसे ही उसे देखने के लिए बाहर की ओर भागी वो अकीरा से जा टकराई और उसकी आंखों से एकदम से आंसू निकल आए। उसकी जान में जान आई, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि उन्हें 2 दिनों के अंदर निकलना है। उच्च अधिकारियों द्वारा सरप्राइज अटैक का ऑर्डर आ चुका है, जिसे सुनकर यूरी का दिल धक सा हो गया, क्योंकि वो ये अच्छे से जानती है कि ये जितने भी लोग उसके सामने से जा रहे हैं वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आने वाले। यही सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो वहां से भागकर पुल के पास आ गई, जहां उसे इताकुरा मिलता है, जो कहीं भाग कर जा रहा है। दरअसल वो ये जंग नहीं लड़ना चाहता, उसे अभी जीना है, अपने होने वाली पत्नी के लिए जीना है, उसके साथ घूमना चाहता है, उसके साथ जीवन बिताना चाहता है। इताकुरा ने उससे कहा, मुझे जाने दो और ये भी भूल जाओ कि तुमने मुझे देखा भी है। यूरी बोली, सब तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे हैं, सब तुम्हारे लिए परेशान है,
आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? इतने में वहाँ अकीरा भी पहुँच गया। मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता। इताकुरा अकीरा के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। अकीरा बोला, तुमने देश की रक्षा के लिए प्रण ली है, बीच जंग में तुम भागकर कैसे जा सकते हो? इताकुरा रोते हुए कहने लगा, यहाँ आने से पहले मैं इनाजुकी को देखना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। मेरा पूरा परिवार एयर स्ट्राइक में मारा गया, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा। अब मेरे पास इनाजुका के सिवाय जिंदा रहने की कोई वजह नहीं। मैं जिंदगी में तुम सबको कभी नहीं भूल पाऊंगा और ना ही सुरु आंटी को, लेकिन अगर मैं वहां नहीं गया तो मेरे बिना इनाजुका मर जाएगी। अकीरा उसकी ये मजबूरी देख नहीं पाया और उसे जाने को कह दिया, लेकिन तभी वहां उनके बाकी साथी उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। काटो गुस्से में चिल्लाकर बोला, गद्दार, तुम यहाँ से भाग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन मुश्किलों की घड़ी में तुम पीठ दिखाकर अपने देश को अकेला छोड़ रहे हो। मायूस इताकुरा करता भी तो क्या? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है तो अपने परिवार से, वो परिवार जो पहले ही काफी जाने दे चुका है, और अब मैं जानबूझकर इस मौत के कुएं में नहीं कूदना चाहता। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं। मगर काटो उसे तब भी सुनाया जा रहा होता है। इतने में यूरी बोल पड़ी, अगर कोई अपने लिए जीना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हर किसी का हक है खुद को जिंदा रखने का या फिर अपनी मर्जी से खुद को जंग में झकझोर देने का। वो जीना चाहता है, इस खूबसूरत सी दुनिया को देखना चाहता है, अपने प्यार के साथ रहकर अपने परिवार के बुढ़ापे की बैसाखी बनना चाहता है, तो फिर ये कहीं से गलत कैसे हो सकता है? सभी यूरी की बातें सुनकर एकदम सुन्न हो गए। थोड़ी देर बाद अकीरा बोला, जाओ इताकुरा, जाओ मेरे दोस्त, तुम अपनी जिंदगी जी लो, खुद के लिए नहीं तो हमारे लिए जी लो। तुम्हें जिंदा देख शायद हम ये महसूस करेंगे कि हम भी जिंदा हैं, और सभी खुशी खुशी उसे वहां से जाने देते हैं। अब यूरी अकीरा से कुछ जरूरी बात करने उसी खूबसूरत लिली के बागीचे के बीच ले आई। अकीरा के लिए बहुत खास है ये, क्योंकि यहाँ की सुगंध के आगे वो सब कुछ भूल जाता है, फिर चाहे वो अच्छी यादें हो या फिर बुरी। यूरी ने कहा, तुम्हें अच्छी यादों को भूलने की जरूरत नहीं, जिस पर अकीरा ने उसे समझाया, कभी कभी सारी यादों को भुला देना जरूरी होता है। मैं बचपन से टीचर बनना चाहता था ताकि आगे चलकर बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकूं, क्योंकि मैंने जंग के दौरान जन्म लिया था। मुझे अच्छे से पता है कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इस तरह जिए। मैं उन्हें दुनिया की वो सारी खुशियां देना चाहता था, अच्छे से पढ़ाना चाहता था कि एक दिन वो मेरा और अपना दोनों का नाम रोशन करे। यूरी उसके अंदर के दुखों को साफ साफ समझ रही है, और फिर वो उसे वहां से भाग चलने को कहती है ताकि तुम दोबारा से अपने सपनों को देखो, तुम टीचर बन सको, अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सको। प्लीज अकीरा, मेरी बात मानो, जापान ये जंग हार जाएगा और यही सच्चाई है। अकीरा बोला, मैं डरपोक नहीं हूँ और ना मैं जंग से पीछे हटूंगा, क्योंकि अगर जापान ये जंग हार गया तो पूरा देश तहस नहस हो जाएगा, सभी जापानियों को बंदी बना लिया जाएगा और ना जाने औरतों का क्या हाल होगा। ऐसे में हमारे जैसे सैनिकों ने ही युद्ध भूमि छोड़ दी तो फिर वाकई देश खत्म हो जाएगा। यूरी के लाख समझाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अकीरा फैसला कर चुका था और अब पीछे हटने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। हालांकि उसको दुख तो था कि उसके लिए वो कुछ नहीं कर पाया। अब जंग में जाने से पहले अकीरा और उसके साथी आखिरी बार खाना खाने आंटी सुरु के रसोई घर में आए। देशभक्ति के गाने के गीतों में रंगे हुए सब ने खाना खत्म करने के बाद जापान की जीत का आखिरी जाम उठाया और एक दूसरे से वादा किया, कल वो दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारेंगे और जापान को उनसे आज़ादी दिलाएंगे। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि कल वो किसी भी सूरत में जीत का मुंह देखेंगे, मगर किनारे खड़ी यूरी अच्छे से जानती है कि अगली सुबह कितनी भयानक होने वाली है। सुरु आंटी को धन्यवाद देते हुए वो कहते हैं, जब आपको मालूम पड़ जाए ना कि दुश्मनों के टैंक गिरा दिए गए हैं तो जान जाइएगा कि हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। और फिर सब उन्हें सल्यूट कर एक एक कर विदा लेने लगे। जाते जाते इशिमारू आखिरी बार चियो से मिला, जो उसके जाने के गम में किनारे बैठे आंसू बहा रही है। उसके हाथ में बनी एक छोटी सी गुड़िया है जो कि उसने खुद बनाया है। चियो अपने आंसू पोंछते हुए इशिमारू के पास आई और वो गुड़िया उसे थमा दी ताकि इशिमारू उसे अपने सीने से लगाकर रख सके जब तक कि वो दोबारा नहीं मिल जाते। इशिमारू भी उसे जिंदगी में खुश रहने की दुआ देते हुए नमी भरी आंखें लिए वहां से चला गया। यूरी का दिल अभी भी बेचैन है। भागकर वो बाहर आई और अकीरा को अपने गले से लगाकर उसे जंग में ना जाने की लाख गुजारिशें करने लगी। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बहन नामी की तरह कठोर दिल की नहीं हूँ, जिसने एक बुरी बहन की तरह तुम्हें हमेशा रोकने की कोशिश की।
मगर अब जब तुम नहीं रुकना चाहते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर उदास मन से अकीरा भी वहाँ से चला गया। अगली सुबह सुरो आंटी और चियो उन्हें आखिरी विदाई देने जा रहे होते हैं। आंटी ने यूरी से एक और बार पूछा, क्या तुमने ना जाने का इरादा बना लिया है? हाँ, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ, यूरी ने कहा, जिसके बाद दोनों उनसे मिलने के लिए निकल गए। अब यहाँ यूरी को सुरो आंटी के कमरे की सफाई करते वक्त उसके हाथ कुछ खत लगे, जिनमें से एक अकीरा का भी होता है। वो उसे लेकर बेस कैंप की तरफ भागी। शायद वो अकीरा से कुछ कहना चाहती थी। वो तेजी तेजी से साइकिल चलाती है, लेकिन उसे पहुंचने में काफी देर हो चुकी है। गांव के सभी लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए खड़े हैं और सभी सैनिकों ने दिल के करीब अपनी कुछ यादों को संजोकर उड़ान भरी। किसी के पास उसकी बीवी और बच्चे की इकलौती तस्वीर है, तो किसी के पास अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने का मकसद। वही इशिमारू ने सीने से लगा कर रखी है चियो की बनाई हुई वो गुड़िया, और अकीरा के पास है वो लिली फूल, जिसकी खुशबू उसे दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज लगती है। धीरे धीरे सभी एक एक कर हवा में गायब होने लगे। नीचे खड़ी यूरी अकीरा से आखिरी बार कुछ कहने के लिए बहुत बुलाने की कोशिश करती है, मगर इतने शोर में वो उसकी आवाज नहीं सुन पाया। थोड़ी देर बाद एक हवा का झोंका आया और यूरी वहीं गिर जाती है। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को उसी जगह पाती है जहां वो रात में अपनी माँ से लड़ाई करके आई थी। सुबह हो चुकी है। यूरी ने बाहर देखा तो सामने कोई भी लिली का बागीचा नहीं है, यानी कि वो अपने समय में वापस आ चुकी थी। सामने वही बड़े बड़े घर और पहाड़ है। शायद ये कोई सपना था जो उसे जिंदगी की एक नई सीख दे गया। अब वो अपने घर लौट आई और माँ को ढूंढने लगी। वही टीवी पर आज का समाचार आ रहा है, शहर के बिगड़ते मौसम के हालातों के बारे में, जिससे मालूम पड़ा कि आज 15 जून है, यानी कि कल रात से आज सुबह। अभी तो बस आधा दिन ही गुजरा है, पर वहाँ तो काफी दिन गुजर चुके थे। यही सोचते सोचते इतने में उसकी माँ भी आ गई, जो अपनी बेटी को ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ चुकी थी। उसे यूं सही सलामत घर में पाकर उसने सुकून भरी सांस ली। यूरी ने अपनी गलती की माफी मांगी, जिस पर माँ ने कहा, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, तुम्हारे पिता की है, जिन्होंने हमें ऐसे दिन दिखाए। अब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो, जैसा तुम्हारा मन करे बेटा। लेकिन यूरी को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर बीती रात उसके साथ क्या हुआ था। क्या वो वाकई समय के दौर को पीछे छोड़कर दूसरे युग में चली गई थी, या फिर ये बस एक भयानक सपना था। पर जो कुछ भी हो, मगर इस हादसे ने यूरी को पूरी तरीके से बदल दिया। अब ना उसे अपनी माँ से कोई मनमुटाव था और ना ही अपने पिता से किसी तरह का गिला शिकवा। उसका नजरिया सबके लिए बदल गया। यहाँ तक कि स्कूल जाकर भी वो उन सभी को मॉर्निंग विश करती है जिनसे उसकी कभी नहीं बनती थी, और ये देखकर हर कोई हैरान था। अब टीचर ने क्लास में आकर अनाउंसमेंट की कि अगले बुधवार सोशल स्टडी ट्रिप पर सभी बच्चों को ले जाया जाएगा, जहां उन्हें अपने द्वारा एग्जामिन की गई उन सभी चीजों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ऐसे ही दिन गुजरे और बुधवार का दिन आया। सभी बच्चे ऐतिहासिक चीजों को देखने के लिए म्यूजियम पहुंचते हैं। घूमते घूमते यूरी की नजर एक तस्वीर पर पड़ी जो उसे काफी जानी पहचानी लग रही है। जब उसने वो तस्वीर ध्यान से करीब से देखा तो पता चला ये और कोई नहीं बल्कि उसका अकीरा है, जहाँ उससे जुड़ी कुछ जानकारी के साथ साथ उसके दस्तावेज भी मौजूद है। और इन्हीं में मौजूद था वो खत भी, जिसे उसने जंग में जाने से पहले यूरी के नाम लिखा था। खत में अकीरा ने अपने जज्बातों को साफ साफ बयां करते हुए कहा है, यूरी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें अपनी दूसरी बहन कहा, ये मेरी मजबूरी थी, वरना तुम मुझे कभी जंग में नहीं जाने देती। उस जंग में जिसमें वापस जिंदा लौट आने की गुंजाइश ना के बराबर थी। लेकिन इन सब के बावजूद सच्चाई यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि अगली बार मुझे एक ऐसे दौर में जन्म दे जहाँ युद्ध का नामो निशान ना हो और लोग शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हो, ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी तुम्हारे साथ बिता सकूं। मुझे एक और बात बतानी है कि लिली के उन बागीचों में मुझे तुम्हारी भी महक महसूस होती है और उस सुगंध को मैं कभी भूल नहीं सकता। वो शायद मेरे लिए उन फूलों से भी ज्यादा सदाबहार थी। उन खूबसूरत फूलों की तरह तुम भी पवित्र हो, तुम्हारी भावनाएं बिल्कुल साफ सुथरी है और यही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहा क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, ताकि तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, तुम अपनी जिंदगी को अपने तौर तरीके से जी सको और बिना किसी डर के आगे बढ़ सको। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। अलविदा यूरी।
खत में लिखे उन शब्दों को पढ़कर यूरी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। अब तक जिसे वो सिर्फ एक सपना समझ रही थी, वो उसके सामने हकीकत बनकर खड़ा हो गया। यानी कि वो जिस दौर में गई थी वो एक ऐसा सच था जिसे उसने जिंदगी की नई सीख और प्यार दिया। वो प्यार जो अब उसे पूरी जिंदगी याद रहने वाला है। पहले से परेशान अपनी जिंदगी में यूरी के लिए अकीरा एक नई उम्मीद था, जो भले ही उसके साथ कुछ समय रहा, लेकिन उसने उसे जीवन में हताश, निराश और छोटी मोटी मुश्किलों से उभरने का हुनर सिखा दिया। अकीरा की भविष्य की ख्वाहिशों को अब वो उसी तरह जीती है जैसे वो चाहता था। जहाँ अब वो टीचर बनना चाहती है, दिल लगाकर पढ़ाई कर वो भी अकीरा की तरह आने वाली पीढ़ी की जिंदगी संवारने और बनाना चाहती है। और इसी के साथ इस प्यार भरी कहानी का यही अंत होता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह कोरियन वेब सीरीज पसंद है तो मेरे दूसरे चैनल के ड्रामा ट्राइब को पक्के से सब्सक्राइब कर ले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।